स्वागत है। आज हम एक कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वायलट की विजय, एक माँ का संघर्ष। हमारे पास इसकी कहानी का सार है और हम जरा गहराई में जाएंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है वायलट के सफर को समझना। मतलब कैसे एक माँ इतनी भयानक मुश्किलों से गुजरती है और कैसे माँ का जो प्यार है वो उसे ताकत देता है और कैसे वो अपनी परिस्थितियों पर, आप कह सकते हैं, कंट्रोल वापस पाती है। इसमें थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है और तकनीक का गलत इस्तेमाल भी। काफी कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही काफी तनाव भरी है। वायलट अपने बहुत परेशान करने वाले पति का सामना कर रही है, बंदूकें निकली हुई हैं और फिर अचानक सीन बदल जाता है। सालों बाद हम एक बिल्कुल अलग, एक मजबूत वायलट से मिलते हैं। तो कई साल बीत गए। अब वायलट क्या कर रही है? वो उन महिलाओं की मदद करती है जिन्हें उनके पति परेशान करते हैं, घरेलू हिंसा की शिकार हैं। वो अपनी बहन और बेटे के साथ रहती है, एक नई जिंदगी। बहन के कहने पर वो कई सालों में पहली बार किसी से मिलने को राजी होती है, हेनरी नाम के एक आदमी से, जिससे वो पहले कभी मिली भी नहीं है। ये एक बड़ा कदम लगता है ना उसके लिए। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक क्या कहते हैं, कंट्रास्ट भी है। उसके अतीत का दर्द और आज का उसका मकसद। वो दूसरों की मदद तो कर रही है, पर खुद इतने सालों बाद डेट पर जाने को तैयार हुई है। ये शायद दिखाता है कि वो आगे बढ़ना चाहती है, एक नई शुरुआत की उम्मीद शायद। हाँ, तो वो रेस्टोरेंट पहुंचती है, वहां गलती से एक अजनबी से टकरा जाती है। खैर, फिर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी रिचर्ड से होती है, जो उसे गलती से कोई और समझ लेता है। अभी तक सब नॉर्मल सा लगता है, लेकिन तभी वायलेट के फोन पर ड्रॉप्स आने लगते हैं। कोई आसपास बैठा है जो बिना नंबर दिखाए उसे तस्वीरें और मैसेजेस भेज रहा है। यहीं से वो सस्पेंस शुरू होता है। हाँ, माहौल एकदम बदल जाता है। ये ड्रॉप्स, ये तकनीक अपने आप में एक ये बताती है कि पब्लिक प्लेस में हम कितने वल्नरेबल है, कितने असुरक्षित। कोई भी बिना अपनी पहचान बताए आप पर नजर रख सकता है, आपको मैसेज भेज सकता है। ये फौरन एक बेचैनी पैदा कर देता है। और वो पहचान भी नहीं पा रही कि कौन है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो सभी फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हेनरी आता है, वायलेट उसे बताती है इन ड्रॉप्स के बारे में। वो भी परेशान हो जाता है। जाहिर है वो दोनों समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी एक और मैसेज आता है और ये मैसेज वायलेट के होश उड़ा देता है। अपना सिक्योरिटी कैमरा चेक करो। ओह, वो घर का सीसीटीवी फुटेज देखती है अपने फोन पर और देखती है कि नकाब पहने बंदूक लिए लोग उसके घर में घुस गए हैं। बाप रे। उसकी बहन और बेटा वो खतरे में है। और अगला मैसेज एक धमकी है, फोन क्लोन हो चुका है, पुलिस को फोन नहीं कर सकती वरना। तो देखिए कैसे एक अजीब सी डेट अचानक जिंदगी और मौत का सवाल बन गई। असली खेल अब शुरू हुआ है। उसका फोन ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वो लोगों के बीच है रेस्टोरेंट में, पर एकदम अकेली और फंसी हुई है। उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किसी को भी पूरी तरह बेबस महसूस करा सकता है। बिल्कुल, वो घबरा जाती है। फिर से उसी अजनबी से टकराती है जिससे पहले टकराई थी। वो वॉशरूम जाती है, शायद मदद मांगने की सोचे, पर एक और मैसेज आता है उसे धमकाते हुए। उसे समझ आ जाता है कि उस पर हर पल हर जगह नजर रखी जा रही है। सोचिए कितना दिमागी प्रेशर होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये आइसोलेशन, ये लगातार निगरानी का डर और ये एहसास कि वो कुछ कर नहीं सकती, ब्लैकमेलर उसे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर तोड़ रहा है। उसे लग रहा होगा कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर ब्लैकमेलर अपना पहला काम बताता है, हेनरी के कैमरे का मेमोरी कार्ड तोड़ना है। पता चलता है कि हेनरी फोटोग्राफर है और उस कार्ड में शहर के मेयर के खिलाफ करप्शन के सबूत हैं। वायलेट को यह नष्ट करना है। तो वो क्या करती है? वो चालाकी से अपनी घड़ी खोने का नाटक करती है, हेनरी को टेबल से दूर भेजती है और उस बीच कार्ड निकालकर बाद में वॉशरूम जाकर तोड़ देती है। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। कैसे एक पर्सनल क्राइसिस, मतलब वायलेट और उसके परिवार की सुरक्षा का मामला, सीधे एक बड़े पब्लिक इशू यानी पॉलिटिकल करप्शन से जुड़ जाता है। वायलेट को पता भी नहीं और वो इस साजिश का एक मोहरा बन गई है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल सेफ्टी और समाज की बड़ी बुराइयों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन हो सकता है। वो अपनी जान बचाने को मजबूर है, पर ऐसा करते हुए अनजाने में वो करप्शन छुपाने में मदद कर रही है। हाँ, वो सोचती है चलो एक काम हो गया, शायद अब सब ठीक हो जाए। लेकिन ब्लैकमेलर का मैसेज आता है, नहीं, काम अभी बाकी है। और दूसरा काम सुनकर तो वायलेट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वॉशरूम में रखे जहर से हेनरी को मारना है। ओह, वो साफ मना कर देती है, कहती है मैं किसी की जान नहीं ले सकती। ये कहानी का एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है ना? उसे अपने बेटे की जान और एक ऐसे इंसान की जान के बीच चुनना है जिसे वो जानती भी नहीं ठीक से। यहाँ ब्लैकमेलर वायलेट की सबसे बड़ी ताकत
यानी उसके माँ के प्यार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसे एक भयानक चीज करने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। वो डरी हुई बाहर आती है। उसे अभी भी शक है कि वो आदमी जिसे वो टकराई थी वही ब्लैकमेलर है। इसी बीच हेनरी जाने लगता है। उसे लगता है वायलेट ठीक महसूस नहीं कर रही। वायलेट उसे रोक लेती है। तभी उसकी नज़र पियानो बजाने वाले पर पड़ती है। वो एक नैपकिन पर लिपस्टिक से लिखती है हेल्प मी, और वेटर के जरिए पियानो वाले तक पहुंचाती है। एक आखिरी कोशिश शायद। हताश कोशिश। पियानो वाला नोट देखता है और फोन करने लगता है। वायलेट को लगता है चलो शायद अब मदद मिलेगी, लेकिन अगले ही पल वो पियानो वाला अपना ड्रिंक पीता है और वहीं गिरकर मर जाता है। क्या? हाँ, वायलेट समझ जाती है ब्लैकमेलर ने उसे चुप करा दिया। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। वायलेट का हर प्रयास, जैसे ये नोट भेजना, वो उल्टा उसी पर भारी पड़ रहा है। इससे उसका खतरा और बढ़ गया और एक बेगुनाह मारा गया। ब्लैकमेलर हमेशा एक कदम आगे है। इससे वायलेट की बेबसी और बढ़ जाती है। अब ब्लैकमेलर दबाव को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। वो वायलेट को उसके बेटे और बहन पर हो रहे अत्याचार का लाइव वीडियो भेजता है, उन्हें मारते हुए दिखाता है। हे भगवान! ये देखकर वायलेट पूरी तरह टूट जाती है और वो हेनरी को जहर देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी बीच हेनरी उससे पूछता है कि वो असल में उससे मिलने आया ही क्यों। हेनरी बताता है कि उसने कई प्रोफाइल देखी, पर वायलेट की प्रोफाइल में उसे एक ईमानदारी दिखी। बाकी सब उसे नकली लग रहे थे। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना? वो उसकी ईमानदारी की वजह से आया है, और ठीक उसी वक्त वायलेट उसे धोखा देने और मारने पर मजबूर की जा रही है। उसका ये कबूल करना कि उसे वायलेट ईमानदार लगी, ये कहानी में और ज्यादा इमोशनल डेप्थ लाता है। ये हमें वायलेट के पिछले ट्रॉमा की भी याद दिलाता है कि वो पहले भी कितनी मुश्किलों से गुजरी हैं। हाँ। ये सुनकर वायलेट और ज्यादा भावुक हो जाती है। वो हेनरी को अपने हिंसक अतीत के बारे में बताती है, कैसे उसका पति उसे मारता पीटता था और कैसे उसे सब छोड़कर भागना पड़ा था। हेनरी उसका होंठ ठीक करने के लिए चॉकलेट लेने जाता है। वायलेट कांपते हाथों से हेनरी के ड्रिंक में जहर मिला देती है। उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन जैसे ही हेनरी वापस आता है और ड्रिंक पीने वाला होता है, वायलेट का ज़मीर उसे रोक लेता है। वो जानबूझकर ग्लास हेनरी पर गिरा देती है। अच्छा। हाँ, ब्लैकमेलर जाहिर है गुस्से में मैसेज भेजता है। वायलेट अब गुस्से और हताशा में है। उसे अभी भी उसी अजनबी पर शक है जिससे वो टकराई थी। वो वेट्रेस से उस आदमी के बारे में पूछती है और वेट्रेस कुछ ऐसा बताती है जिससे वायलेट के कान खड़े हो जाते हैं। वेट्रेस कहती है कि वो आदमी हमेशा सामने वाली खास टेबल लेता है, लेकिन आज वो टेबल रिचर्ड के पास है, वही बूढ़ा आदमी। अरे! वायलेट की दिमाग की बत्ती जलती है। वो समझ जाती है। वो बार से 2 ड्रिंक लेती है और सीधे रिचर्ड के पास जाती है, और रिचर्ड उसे नाम से पुकारता है, नहीं वायलेट, जबकि वायलेट ने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। पकड़ा गया। हाँ, शक यकीन में बदल जाता है। क्या कमाल का ट्विस्ट है। पूरी कहानी हमें उस अजनबी पर शक करवाती रही, लेकिन असली मास्टरमाइंड वो भोला भाला दिखने वाला बूढ़ा आदमी निकला। ये जो सरप्राइज और धोखे का एलिमेंट है, ये कहानी को एकदम पलट देता है। कैसे कोई इतना हानिरहित दिखने वाला असल में इतना खतरनाक हो सकता है। रिचर्ड हंसता है, सब मान लेता है, पियानो वाले की मौत का ताना भी मारता है और कहता है कि आखिरी काम तो करना ही पड़ेगा, हेनरी को जहर देना। तभी हेनरी वहां आ जाता है। वायलेट उसे एक ड्रिंक देती है। ऐसा लगता है कि वो जहरीला है। हेनरी पी लेता है। रिचर्ड ये देखकर खुश होता है और वो अपने आदमियों को फोन करके घर से निकलने का ऑर्डर दे देता है। तो मतलब वायलेट ने कर दिया? नहीं, खेल अभी बाकी है। ये था वायलेट का मास्टर स्ट्रोक। जैसे ही रिचर्ड अपना खाना खाने लगता है, वायलेट उसे बताती है कि हेनरी को दिया गया ड्रिंक सेफ था, जहर उसमें नहीं था। जब रिचर्ड का ध्यान हेनरी को ड्रिंक पीते देखने पर था, वायलेट ने चुपके से जहर रिचर्ड के खाने में मिला दिया था। अरे वाह, क्या बात है। वायलेट की स्मार्टनेस और सिचुएशन को पलटने की उसकी काबिलियत, गजब। उसने ब्लैकमेलर को उसी के खेल में हरा दिया। ये उसकी पावर और कंट्रोल वापस पाने का क्लाइमैक्स है। उसने ना सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि विलन को उसी के जाल में फंसा दिया। रिचर्ड गुस्से में पागल हो जाता है, बंदूक निकाल लेता है। हेनरी वायलेट को बचाने के लिए आगे आता है और उसे गोली लग जाती है। ओह नो! वेट्रेस रिचर्ड पर हमला करती है, पर रिचर्ड उसे चाकू मार देता है। वायलेट पास रखी कोई चीज रिचर्ड पर फेंकती है। वो पीछे हटता है। पीछे का शीशा टूटता है और हवा के दबाव से रिचर्ड खिड़की से बाहर गिरकर मर जाता है। गिरते गिरते घायल हेनरी वायलेट का हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है।
बाप रे, एक्शन से भरपूर क्लाइमैक्स। इसमें कई लोगों का रोल है। हेनरी ने जान पर खेला, वेट्रेस ने बहादुरी दिखाई, और आखिर में वायलेट का एक्शन जो सेल्फ डिफेंस में था, लेकिन उसने कितनी चतुराई से अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल किया। हाँ, वायलेट फौरन घर भागती है। वहां का सीन भी भयानक है। एक किडनैपर बहन को गोली मार चुका होता है और बेटे को मारने ही वाला होता है। वायलेट चाकू से हमला करती है, लेकिन किडनैपर उसे पकड़ लेता है। वो ज्यादा ताकतवर है। तभी बेटा अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार से गिरी हुई बंदूक वायलेट की तरफ खिसकाता है। अच्छा, बच्चे ने मदद की। हाँ, वायलेट बंदूक उठाती है और किडनैपर को मार देती है। तो लड़ाई वापस घर पर ही खत्म हुई, जहां से ये सारा खतरा शुरू हुआ था। ये एक तरह से सिंबॉलिक है। बेटे का रोल यहाँ बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं रहा, ये माँ बेटे के बॉन्ड को भी दिखाता है। और वायलेट का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है, शिकार से रक्षक तक। उसने सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लड़ाई भी जीती है। बिल्कुल। और अंत में हम देखते हैं कि वायलेट अस्पताल में है, बहन बच गई है, हेनरी भी ठीक हो रहा है। वायलेट ने हेनरी के साथ एक नया परिवार शुरू करने का फैसला किया है। सब मुस्कुरा रहे हैं, एक उम्मीद है। तो इस पूरी कहानी से, इस विश्लेषण से हमने क्या देखा? वायलेट का सफर घरेलू हिंसा की शिकार से लेकर एक स्मार्ट सर्वाइवर बनने तक, जिसने एक शातिर ब्लैकमेलर को हराया। ये कहानी लचीलेपन माने रेजिलियंस पर बात करती है, माँ के प्यार की ताकत पर, मुश्किल हालात में नैतिक चुनाव करने की उलझन पर, और कैसे नॉर्मल दिखने वाली जगहों में भी गहरे खतरे छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। कहानी का अंत हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है ना, सब ठीक हो गया। लेकिन वायलेट ने जो भयानक ट्रॉमा झेला है, पहले घरेलू हिंसा और अब ये जानलेवा रात, क्या उसके और उसके इस नए परिवार के लिए आगे सब कुछ वाकई नॉर्मल हो पाएगा? इन मनोवैज्ञानिक घावों का जिनका जिक्र नहीं हुआ, उनका क्या असर हो सकता है आगे चलकर? ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।